मैं डॉक्टर पप्पू राम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग ब्रिटेन में राजपद या राजा के औचित्य के संबंध में चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में 1688 में रक्तविहीन क्रांति हुई। उसके पश्चात ब्रिटेन में गणराज्य की स्थापना हुई। गणराज्य की स्थापना होने के साथ ही सम्राट का पद भी वंशानुगत रखा गया, क्योंकि ब्रिटेन के लोग राजा से बहुत प्रेम करते थे। इसके अलावा अनेक ऐसे कारण हैं जो ब्रिटेन में राजपद की औचित्यता को सिद्ध करते हैं। वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, ऐतिहासिक महत्व की संस्था। राजपद इंग्लैंड के सर्वोच्च ऐतिहासिक महत्व की संस्था है। इंग्लैंड में 829 ईस्वी में सम्राट एडवर्ड के समय से राजतंत्र चला आ रहा है और इस प्रकार यह लगभग 1168 वर्ष पुराना है। ब्रिटेन में इस लंबे इतिहास में केवल 11 वर्ष 1649 से 1660 के लिए क्रॉमवेल के नेतृत्व में गणतंत्र को अपनाया गया, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा और इसकी असफलता में राजतंत्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि ही की। 1660 में ब्रिटेन में फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी गई। अपने इस लंबे इतिहास के कारण राजपद ब्रिटिश जनता के स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है और अपने रूढ़िवादी स्वभाव के कारण उसके लिए राजतंत्र के बिना ब्रिटिश राज्य की कल्पना करना भी लगभग असंभव हो गया है। आगे के शब्दों में, राजतंत्र इंग्लैंड की अपनी संस्था है, बाहर से आयात करके लाई हुई संस्था नहीं है। नंबर 2, विक्टोरिया के समय से ब्रिटिश सम्राटों का प्रभावशाली व्यक्तित्व और गौरवपूर्ण भूमिका। वर्तमान समय में राजपद को जो इतना अधिक सम्मान प्राप्त है, उसका बहुत अधिक श्रेय राजपद धारण करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कार्यों को दिया जा सकता है। रानी विक्टोरिया ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार वैधानिक शासिका के रूप में कार्य करके राजपद के लिए सम्मान अर्जित किया। एडवर्ड सप्तम की मिलनसार प्रवृत्ति और उसके प्रति विनोदप्रिय व्यवहार ने राजपद को प्रसिद्ध बनाया। जॉर्ज पंचम ने अपने व्यक्तिगत संपर्क, कर्मठता तथा महायुद्ध के विजय प्राप्त कर राजतंत्र की जड़ें गहरी कर दी और प्रजाजनों के पिता के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। उसके उत्तराधिकारी एडवर्ड अष्टम, जिन्हें प्रसन्नमुख राजकुमार कहा जाता था, जनता में अत्यधिक लोकप्रिय थे और उनकी प्रत्येक मुद्रा पर जनता करतल ध्वनि करती थी। षष्ठ जॉर्ज द्वितीय महायुद्ध के सबसे बुरे दिनों में लंदन में ही बने रहे और अपने आप को जनता के सुख दुख का भागीदारी बनाकर गहरा प्रेम और श्रद्धा प्राप्त की। उनकी पुत्री एलिजाबेथ द्वितीय ने अपनी हंसमुख प्रकृति और सद्गुणों से जनता का मन मोह लिया है। इस प्रकार सम्राट पद का अतीत बहुत अधिक सराहनीय रहा है। नंबर 3, राजपद का लोकतांत्रिकरण। वर्तमान समय में इंग्लैंड में राजपद के बने रहने का सबसे बड़ा कारण है राजपद का लोकतांत्रिकरण। यदि इंग्लैंड के राजाओं में सोवियत रूस के राजाओं अथवा मैं ही राजा हूँ कहने वाले फ्रांस के लुई 14वें की भांति व्यवहार किया जाता, तो इंग्लैंड का राजपद भी उसी तरह समाप्त हो गया होता, जिस तरह रूस अथवा फ्रांस के राजतंत्र समाप्त हो गए। लेकिन इंग्लैंड के राजाओं ने बदली हुई परिस्थितियों को समझा और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद वे लोकतंत्र के विकास में कभी भी बाधक नहीं हुए। उन्होंने लोकतंत्र को विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य परिणाम समझा और उसके विकास में कभी अनजाने में, कभी जानबूझकर और कभी व्यवस्थापूर्वक सहयोग दिया। रानी एन ने विलियम और मैरी तथा प्रथम 2 जॉर्ज राजाओं का योग इस संबंध में विशेषता उल्लेखनीय है।
विशेष बात यह है कि राजपथ का लोकतांत्रिकरण शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। इसने उभय पक्षों में स्नेह और सम्मान को जन्म दिया। वर्तमान समय में तो राजपथ लोकतंत्र का ही प्रतीक बन गया है। राजपथ के लोकतांत्रिकरण को दृष्टि में रखते हुए ही आग ने ब्रिटिश शासन व्यवस्था का राजमुकुटधारी गणतंत्र के नाम से पुकारा है। नंबर 4, सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कार्य। राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट पद का प्रतीकात्मक मूल्य ही नहीं है, वरन उसके द्वारा कुछ उपयोगी और आवश्यक कार्य भी किए जाते हैं। यह सम्राट का अधिवेशन बुलाना, संसद का अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना और लोक सदन की विघटित करना है। उद्घाटन भाषण देता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों तथा अनेक अधिकारियों की नियुक्ति करता है और सपरिषद आदेश सम्राट की उपस्थिति में ही जारी किए जाते हैं। सम्राट के ये सब कार्य औपचारिक अवश्य हैं, लेकिन उनके साथ ही यह तथ्य है कि उन्हें केवल ब्रिटिश राज्य के संवैधानिक प्रधान सम्राट द्वारा ही किया जा सकता है, अन्य किसी अधिकारी द्वारा नहीं। नंबर 5, सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में। भूतकाल में मंत्री परामर्श देते थे और सम्राट निर्णय करते थे। वर्तमान समय में यद्यपि निर्णय कैबिनेट करती है, लेकिन सम्राट के द्वारा परामर्श अवश्य ही दिया जाता है। सम्राट की शासन संबंधी समस्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जानकारी देने के लिए उसका अपना कर्मचारी मंडल होता है। जब इस प्रकार के समस्त ज्ञान और अनुभव से संपन्न व्यक्ति प्रधानमंत्री को परामर्श देता है, तब उसके परामर्श का आवश्यक रूप से प्रभाव पड़ता है। उसके परामर्श को महत्वपूर्ण बनाने वाले तथ्य हैं लंबे अनुभव से प्राप्त विशेषज्ञ ज्ञान और दलीय राजनीति से अलग रहते हुए राष्ट्रीय हितों की चिंता। नंबर 6, सम्राट मध्यस्थ के रूप में। सम्राट के द्वारा मध्यस्थ के रूप में भी उपयोगी कार्य किया जाता है। सम्राट का व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रतिष्ठित और राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष होने के कारण उसके द्वारा मध्यस्थता का कार्य बहुत अधिक सफलतापूर्वक किया जा सकता है। 1914 में लॉर्ड जॉर्ज ने होम रूल बिल पर समझौता करने का प्रयत्न किया था और 1916 में सम्राट के निजी सचिव से एशवर्थ और लॉर्ड जॉर्ज के विवाद को सुलझाने की चेष्टा की थी। एटली लिखते हैं, सम्राट एक रेफरी की तरह है, यद्यपि अब ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब उसे सीटी बजाने की आवश्यकता पड़े। नंबर 7, सम्राट ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक। सम्राट न केवल ब्रिटिश शासन वरन ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। ब्रिटिश सम्राट किसी एक पक्ष का नहीं वरन सभी का सम्राट है और सम्राट के राज्यारोहण, राजतिलक तथा अन्य अवसरों पर सभी व्यक्ति जिस रूप में राजभक्ति व्यक्त करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को बल मिलता है। विशेष बात यह है कि विरोधी दल भी सम्राट के प्रति उतनी ही भक्ति रखता है जितनी कि शासक दल। इसी आधार पर जेनिंग्स कहते हैं कि हम एक ही समय में शासन को बुरा कह सकते हैं, साथ ही सम्राट का जय जयकार कर सकते हैं। युद्ध आदि अवसरों पर जब सम्राट घोषणा करता है कि तुम्हारा सम्राट तुम्हारा देश तुम्हारी सेवाएं चाहता है, और जब उसके द्वारा स्वयं युद्ध केंद्रों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, तो नागरिकों के देशभक्ति की भावना का ज्वार उमड़ पड़ता है। नंबर 8, ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन। न केवल आंतरिक राजनीति वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से ब्रिटेन के लिए सम्राट पद का बहुत अधिक महत्व है। 19वीं सदी में ब्रिटेन का जो विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका एक आधार सम्राट का व्यक्तित्व ही था और सम्राट ने ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व में भी योग दिया। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन को जो भी थोड़ी बहुत महत्व प्राप्त है, उसका एक बड़ा आधार राष्ट्रमंडल है और राष्ट्रमंडल सम्राट के व्यक्तित्व पर ही टिका हुआ है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भी इस बात से परिचित हैं। इसी कारण उन्हें द्वारा स्टैट्यू ऑफ
वेस्टमिनिस्टर के आधार पर इस प्रतीक की दृढ़ करने की चेष्टा की गई है। सम्राट अपनी यात्राओं के आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाने की चेष्टा करता है। नंबर 9, ब्रिटिश सम्राट का सामाजिक व्यक्तित्व। ब्रिटिश सम्राट का देश के सामाजिक ढांचे पर भी पर्याप्त प्रभाव है। जब कभी सम्राट किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होता है तो उत्सव की शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जनता भारी संख्या में सम्राट के दर्शनार्थ उपस्थित होती है। समाज में सम्राट की अपील की बहुत महत्व दिया जाता है। सम्राट ब्रिटिश समाज का नेता है और धार्मिक तथा नैतिक जीवन, फैशन, साहित्य और कलाओं का उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। नंबर 10, सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक महत्व। सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्व है। यह जनता के लिए सरकार और राज्य का साकार रूप है और राजभक्ति के माध्यम से देशभक्ति का संचार करता है। साधारण व्यक्ति राष्ट्र, सरकार तथा देश जैसी अमूर्त शब्दों की अपेक्षा राजा जैसे मूर्त शब्द को आसानी से ग्रहण कर सकता है। सम्राट पद विशिष्ट लोकतंत्र की एक प्रकार का भव्यता प्रदान करने का कार्य भी करता है। 11, निरंतरता तथा स्थायित्व प्रतीक। ब्रिटिश जनता रूढ़िवादी और राष्ट्रीय शासन में क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध है और वह राजपद को इस कारण भी बनाए रखना चाहती है कि राजपद ब्रिटिश जीवन के आधारभूत मूल्यों की रक्षा का साधन समझा जाता है। बारकर के अनुसार राजतंत्र क्रांतिकारी कल्पनाओं और चमत्कारिक परिवर्तनों को रोकने में सहायक है। ब्रिटिश सम्राट के संबंध में महत्व की बात यह है कि क्रांतिकारी कल्पनाओं के विरुद्ध होते हुए वह प्रगति और प्रजातांत्रिक विकास के मार्ग में बाधक नहीं है। नंबर 12, संसदीय प्रजातंत्र में राजपद की उपयोगी भूमिका। संसदीय प्रजातंत्र में कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के साथ साथ एक औपचारिक प्रधान की भी आवश्यकता होती है। इस औपचारिक प्रधान की कुछ विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे एक प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद दूसरे प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना, व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना और स्थगित करना, लोकप्रिय सदन को विघटित करना आदि। इस औपचारिक प्रधान के द्वारा वास्तविक कार्यपालिका को परामर्श देने का कार्य भी किया जाता है। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र है और इस कारण इस प्रकार के औपचारिक प्रधान की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में यदि राजपद को समाप्त किया जाए तो भारतीय राष्ट्रपति जैसे किसी निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था करनी होगी। नए सिर से निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था करने में अनेक समस्याएं और आशंकाएं हैं। निर्वाचित प्रधान की चुनाव व्यवस्था के संबंध में विवाद खड़े हो सकते हैं। इस बात की आशंका है कि महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति वाला निर्वाचित प्रधान अपने पद की राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर प्रयत्न कर सकता है। इन सब के अतिरिक्त अपने पिछले राजनीतिक जीवन के आधार पर वह पक्षपातपूर्ण आचरण कर सकता है या उसकी निष्पक्षता पर संदेह किया जा सकता है। ब्रिटिश राजपद के संबंध में इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। एक विशेष बात जिसने संसदीय शासन की दृष्टि से राजपद की उपयोगिता बहुत बढ़ा दी है, अपनी कोई दलगत आस्था न होने के कारण न केवल वह सदैव निष्पक्षता के साथ कार्य करता है, वरन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी निष्पक्षता पर सभी पूर्ण विश्वास करते हैं। आर्थिक औचित्य। राजपद की उपयुक्त सभी विशेषताएं तो है ही, आर्थिक दृष्टिकोण या व्यय के आधार पर भी राजपद के औचित्य को चुनौती नहीं दी जा सकती। राजतंत्र पर इंग्लैंड की आय के 1% का 20वां भाग खर्च होता है। यदि राजपद के स्थान पर निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था की जाए तो भी उसके चुनाव, वेतन भत्ता, कर्मचारी मंडल आदि के रूप में इससे अधिक धनराशि खर्च करनी होगी। राजपद से होने वाले सभी लाभों की तुलना में वस्तुतः वह धनराशि कुछ भी नहीं है।